धुलिया जमाते उलमा की तरफ से एक सत्कार प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें आसिम खान के साथ शहादा के शकील अंसारी का भी इस्तकबाल किया गया था, जो अभी इस वक्त तो जलगांव में ड्यूटी पर है। शकील अहमद, ये वही शकील अहमद है जिनका एक वक्त में खाने के भी लाले पड़े हुए थे। कभी ये शहादा की सड़कों पर घूमकर बच्चों के कपड़े बेचा करते थे, तो कभी शहादा की गलियों में गोली बिस्कुट बेचा करते थे। मगर इन्होंने कभी तालीम से पीछे नहीं हटे और रात दिन मेहनत करके 2015 में इन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम पास करके आईएएस अधिकारी बने। आप आगे वीडियो में उनसे उनकी कामयाबी के राज सुनिए। सदर मोहतरम, दीगर अराकीन महफिल और सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो माजरत चाहूँगा कि मैं आप सबसे माजरत है, आपको वेट करना पड़ा। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि दिन के 24 घंटे में से 24 घंटे मोबाइल में लगे रहने वाले नौजवानों की कौम, दिन के 24 घंटे में से 24 घंटे मोबाइल में लगे रहने वाले नौजवानों की कौम, उसमें से आसिफ एक शख्स जो उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ है और जिसने एग्जाम भी दिया हुआ है उर्दू मीडियम से, मैं थोड़ा तो उसने एग्जाम भी दिया हुआ है, तो ये हम सबके लिए एक फख्र की बात होना चाहिए। आज के नौजवानों को देखिए, यहाँ पर काफी नौजवान भी हैं, नौजवानों के असातिज़ा है, नौजवानों के वालिदैन हैं। ये हम सबके लिए एक फिक्र का लम्हा है कि हमारे नौजवान हमारा वक्त, उनका वक्त कहाँ लगा रहे हैं। उनका वक्त लोग लगा रहे हैं दोस्तों में, उनका वक्त लगा रहे हैं टाइम पास में, उनका वक्त लगा रहे हैं मोबाइल में, उनका वक्त लगा रहे हैं रात में 2 बजे तक सड़कों पर बैठने में, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने में, होटलों में खाने में। इसके अलावा आप देख रहे हैं हमारे कौम का जो मुस्तकबिल है उनका क्या चल रहा है। जिसकी उम्र 40 हो गई, 50 हो गई है, वो हमारे कौम की प्रेसिडेंट है। लेकिन जो 10 साल के हैं, 15 साल के, 20 साल के, ये हमारे कौम के मुस्तकबिल है। लेकिन आज आप लोग सोचिए यहाँ पर बैठकर कि वो लोग क्या कर रहे हैं। क्या उनका फोकस एजुकेशन पर है? आप घर पर देखिए, आप अपने रिश्तेदारों में जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो उनका फोकस कहाँ पर है? दोस्तों के साथ बैठना, हंसी मजाक करना, टाइम पास करना, सुबह 10 बजे उठना, दिन भर घूमना, बाइक चलाना और मोबाइल में लगे रहना। ये हम लोगों ने हमारी जिंदगी बना लिया है। देखिए, फ्यूचर ऐसे नहीं बनता, एक शख्स से फ्यूचर कभी नहीं बनता। फ्यूचर बनता है एक कंबाइंड एफर्ट के साथ में, एक सबका एक साथ मिलकर जब एफर्ट बनता है ना, जब कौम का फ्यूचर बनता है। एक शख्स पास हो गया, आसिम ने उसको हम सबकी दिली मुबारकबाद है, लेकिन सिर्फ एक आसिम इससे काम नहीं चलेगा। कौम के हर एक नौजवान को एजुकेशन हासिल करना ही है। ये मेरा ये मानना है कि आज सब लोग जाते हैं, राजेश सर ने बताया कि हमारी रिप्रेजेंटेशन 3-3.5% है, 4% भी नहीं है। तो ये क्यों है? इसका एक बेसिक रीजन है कि हम लोगों ने एजुकेशन को छोड़ दिया। हम लोगों ने एजुकेशन को छोड़कर दूसरे कामों में लग गए। ठीक है, जिस कौम की शुरुआत इकरा से हुई थी, आज वही कौम इकरा को भूल चुकी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाज़िल हुई थी वो थी इकरा, यानी पढ़ो, और आज हम लोगों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। हमारे कौम को देखिए और उसके कंपैरिजन में दूसरी कौम को देखिए, वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, वो लोग किस तरीके से अप्रोच करते हैं। और हमारा अप्रोच क्या है? हमारा अप्रोच ये है कि 10वीं पढ़ लिया, 12वीं पढ़ लिया, काम पर लगते हैं। अगर लड़की है तो 10वीं पढ़ लिया, 12वीं पढ़ लिया, शादी कर ली। इस तरीके से हमारा अप्रोच हो गया। कौम कैसे आगे बढ़े? हम लोग बोलते रहेंगे, बैंड बाजा पीटते रहेंगे, लेकिन वो बैंड बाजा आज के 20 साल बाद भी पीटते ही रहेगा, क्योंकि हम लोग जो बेसिक, जो कोर है, जो जिसकी वजह से हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल है अपनी हालत के बदलने का। लेकिन ये अल्लामा इकबाल का शेर कहाँ से आया है आपको पता है? कुरान शरीफ में एक आयत है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु
बेको में मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ जिसका मफहूम यही है कि अल्लाह ताला उस कौम की मदद ही नहीं करता। हम मुसलमान हैं कोई भी हो जो अपनी मदद खुद नहीं करते, तो हम लोगों की मदद करना छोड़ दिए। हम लोग सिर्फ अल्लाह के भरोसे बैठे हुए कि अल्लाह ताला हमारी निजात कर दे। जब तक हम लोग कोशिश नहीं करें अल्लाह ताला नहीं करे। बिकॉज कुरान शरीफ में 11वां पारा पढ़ना शुरू करें तो मदद के दरवाजे ऑटोमेटिकली खुलते हैं। आसिफ भी इस बात से इत्तेफाक करेगा कि बहुत सी मुश्किलात आती हैं किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, लेकिन अगर हम लोग हमारा 100% एफर्ट दें, अब हमारा पूरा जोर उसमें लगा दें, एक जुनून के साथ अगर हम लोग शुरू करें स्टडी, तो खुद ब खुद दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ किस तरीके से हमारी जो मुश्किलात हैं वो आसानी में तब्दील होती जा रही है। एक और आया है कुरान मजीद में 30वें पारे में, जिसका मफहूम यह है कि हर दुश्वारी के साथ आसानी। हर दुश्वारी के हम लोग सब बोलते रहते हैं कि हर दुश्वारी के बाद आसानी आ जाएगी, हर दुश्वारी के बाद आसानी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हर दुश्वारी के साथ में आसानी। तो आसानी हम लोग को पूछना है। हम लोग दुश्वारी को रोना लेकर पीटते रहते हैं कि यार हमारे ऊपर इतनी दुश्वारी है, हमारे ऊपर इतनी दुश्वारी है। हर दुश्वारी के साथ आसानी है। तो हम लोग का एक फर्ज बनना चाहिए कि हम लोग उस आसानी को खोजें और आगे बढ़ें। अब दिन भर मोबाइल खेलने से वो आसानी नहीं मिलने वाली। दिन भर मोबाइल खेलने से, दिन भर टाइम पास करने से वो दुश्वारी बढ़ती जाने वाली, बिकॉज हम लोग आसानी खोजने का रास्ता नहीं ढूंढ रहे हैं। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि हर दुश्वारी के साथ आसानी है, तो वो आसानी ढूंढिए ना आप। आसानी एक बार आप ढूंढना शुरू करेंगे तो मुश्किल नहीं है, और अल्लाह ताला खुद ही मदद करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि मेरा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जब यूपीएससी में 3 स्टेजेस होती है, प्री मेंस इंटरव्यू। प्री क्वालिफाई हो गया, मेंस क्वालिफाई हो गया। मेंस का रिजल्ट आया तो बहुत खुशी, क्योंकि उस टाइम पर हज कमेटी ऑफ इंडिया में मैं अकेला ही था, जो 2013 में मैं अकेला ही था जिसका मेंस क्लियर हुआ था और इंटरव्यू के लिए जाना। तो सब बहुत खुश थे, मैं भी खुश था, काफी लोग जितने भी थे सबने मुबारकबाद दी। लेकिन उसका प्रिपरेशन के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है दिल्ली। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है दिल्ली। लेकिन दिल्ली जाने के लिए कम से कम भी तो 15 से 20 हज़ार रुपया, वहाँ पर 1 महीना रुकना, प्रिपरेशन करना, इस मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपया खर्चा आता है। अब उस टाइम पर घर की माली हालत ठीक नहीं थी। अब्बा यहीं पर बैठे हुए हैं। अब्बा, भाई, चाचा, दादा इन लोगों ने मिलकर मुझे पढ़ाया था। तो उस टाइम पर हमारी हालत ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा कि यार एक साथ 10,000 का खर्चा है, 10,000 15,000 का खर्चा, ये कैसे आएगा। सोचता बैठा हुआ 11th फ्लोर पर, उस टाइम पर हज कमेटी ऑफ इंडिया में 11th फ्लोर पर लाइब्रेरी थी और 12th फ्लोर पर क्लासरूम था। तो मैं क्लासरूम में बैठा हुआ था। आज भी वो दिन मुझे अच्छे से याद है। मैं बस ये सोच ही रहा था कि एक वहाँ के उस्ताद है, उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि एक शख्स से मिल लो, 10 मिनट के लिए मिलना है, वो बुला रहे हैं उनको। अब 10 मिनट के लिए मैं गया उनसे मिलने के लिए। वो अपने मदनपुरा के एरिया में रहते थे, मुंबई में। तो उनसे मिलने के लिए गया। उन्होंने सिर्फ 2 मिनट बात की। उनको फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन 2 मिनट मुझसे मिले। मेरे जेब में उन्होंने बगैर कुछ कहे 10,000 रुपये रख दिए। मैंने ना किसी से मांगे। मैं जनरल मेरी आदत थी कि मैं पैसे नहीं मांगता था, जितने घर वाले भिजा देते थे कॉन्ट्री करके। उस टाइम पर ऐसा था कि अब्बा, भैया, चाचा और दादा 1-1 हज़ार 2,000 मिलकर ऐसा मिला था और महीने का 4-5 हज़ार रुपये खर्चा आता था। तो उस टाइम पर वो मिलाकर इस तरीके से देते थे। तो उस शख्स ने, आज भी मेरी उनसे बात होती रहती है, तो उस शख्स ने बगैर कुछ कहे, फर्स्ट टाइम उनसे मिला था मैं, 10,000 रुपये मेरी जेब में रख दिए और चले गए। बात भी नहीं की, सिर्फ 2 मिनट बात की, सलाम किया और जाते जाते जेब में 10,000 रखकर मेरे को मुड़कर प्लीज अकाउंट निकल गया। वो उनको बोल भी नहीं पाया कि सर ये आप क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से अल्लाह ताला की मदद आती है। तो हर दुश्वारी के साथ आसानी है। तो हम लोगों को उस आसानी को खोजना है और हमारी कौम में जो नौजवान बच्चे हैं उनकी एजुकेशन पर फोकस करना है। हम लोग क्या करते हैं, हमारी प्रायोरिटी देखिए आप लोग, हमारी प्रायोरिटी ये है कि बच्चे की शादी करके इसलिए पैसे जमा करवाओ, है कि नहीं। यहाँ पर बैठे हुए 90% लोग यही फिक्र करते हैं कि बच्चे की शादी करके अगले 3 साल में इसलिए मैं पैसा जमा कर रहा हूँ। अरे
अप्रोच ही गलत है। बच्चे के एजुकेशन की फिक्र कीजिए, शादी ऑटोमेटिकली हो जाएगी उसकी बाद में जब होनी रहेगी तो। बच्चे के एजुकेशन ये फिक्र कीजिए कि बच्चे के एजुकेशन के लिए मैं पैसे जमा कर रहा हूँ। आप देखिए, अगर ये सोच हर के अंदर आ जाए कि मैं ये जो पैसे जमा कर रहा हूँ ये बच्चे के एजुकेशन के लिए, मेरे बेटे के एजुकेशन के लिए, मेरी बेटी के एजुकेशन के लिए जमा कर रहा हूँ, तो आपको शादी के पैसे जमा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद ब खुद अपना रास्ता निकाल लेगा एक मुकाम पर पहुंचने के बाद। हमारी प्रायोरिटी गलत है। हम सोचते हैं शादी में 5 लाख रुपया खर्चा करके मैं धूम से शादी करूंगा। मैं आपको बताता हूं कि मेरे पूरे एजुकेशन में 5 लाख रुपया खर्चा नहीं हुआ। तो आप 5 लाख रुपए शादी में खर्चा कर देते हो, इससे अच्छा वही पैसा बच्चे के एजुकेशन पर लगाइए। इंशाअल्लाह वो बच्चा दूसरों की मदद करेगा और उसको आगे बढ़ाएगा। तो हमारे जो ये प्रायोरिटीज है ना, हमारी सभी प्रायोरिटीज हमारे मुस्तकबिल को लेकर गलत है। एक भी प्रायोरिटी हमारी सही नहीं है। तो यहाँ पर वो ज़हन होना चाहिए। हम लोग आसिम को मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर जमा किए हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ मुबारकबाद तक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो असातिज़ा बैठे हुए हैं, जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन बैठे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स हालांकि कम दिख रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इनको एक सोच अपनी चेंज करना पड़ेगी। जब तक ये सोच है, जो हमारी जो मेंटालिटी है वो चेंज नहीं होगी, तब तक कौम का मुस्तकबिल बस्ती में ही रहने वाला है। और इसको चेंज करने का एक ही रास्ता है, वो है एजुकेशन। आप मुझे दूसरा रास्ता बता दीजिए, मैं मेरा माइंड चेंज कर दूँ। सिर्फ एक ही रास्ता और वो है एजुकेशन। आप 1000 रास्ते निकाल दीजिए, कितना भी पैसा कमा लीजिए, पैसा कभी भी पस्ती से बुलंदी तक बढ़ने का जरिया नहीं हो सकता। वो एक मामूली सा उसकी हिस्सेदारी हो सकती है, लेकिन वो पस्ती से हम लोग को नहीं निकाल सकता। एक ही जरिया है जो हम लोग को इस पस्ती से, इस मुसीबत से निकाल, ये जो हम लोग इस पस्ती में हैं, पूरी कौम, पूरे 16 करोड़ लोग हिंदुस्तान के जो इस पस्ती में है, वो एक मेंटालिटी में है, उसको सिर्फ एक ही चीज बाहर निकाल सकती है और वो है एजुकेशन। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों पर मेहनत करें एजुकेशन के लिए, उसको घुमाने के लिए, उसको फिराने के लिए, उसको बाइक दिलाने के लिए, उसकी शादी में पैसा जमा करने के लिए आप लोग मेहनत मत करें। उसके एजुकेशन पर मेहनत करो और देखो आपको 5 साल बाद रिजल्ट मिलेगा। आसिफ के वालिद यहाँ पर बैठे हो, आप उससे पूछ लीजिए कि उन्होंने किस चीज पर मेहनत की। उन्होंने आसिफ को बाइक दिलाने के लिए या नया मोबाइल दिलाने के लिए इस पर मेहनत नहीं की, उन्होंने आसिफ के एजुकेशन पर मेहनत की। तो यही हर कौम के वालिद को करना पड़ेगा, हर कौम के हर एक वालिद को करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक दुनिया से सिर्फ एक ही निकलेगा, वो भी 10 साल बाद, 15 साल बाद। अगर हमको हर साल रिजल्ट चाहिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एमपीएससी हो, तो हम लोगों को हमारा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में करना ही पड़ेगा। हमारी प्रायोरिटी चेंज करना ही पड़ेगी। जो हम लोग प्रायोरिटी लेकर बैठते हैं वो सभी गलत है। आप आपके घर के जो बच्चे हैं उनका ऑब्जर्व कीजिए, उनको दिन भर में क्या करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो मुस्तकबिल उसका है, जो वो काम कर रहा है, उसका मुस्तकबिल ब्राइट नहीं है। ये बहुत ही मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसका मुस्तकबिल उसमें ब्राइट नहीं है, बिकॉज वो दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारता है। 12 साल से लेकर 30 साल की उम्र जो होती है ना, वो इंसान की जिंदगी में सबसे अहम होती है। 12 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक। एक बार 30 साल की उम्र पहुंच गई तो उसके बाद उसका कैरियर फिक्स हो जाता है। अब वो इस 12 साल से लेकर 30 साल की उम्र में जो मेहनत करेगा, जिस डायरेक्शन में मेहनत करेगा, उसकी लाइफ उसका बनने वाली है। तो अगर इस टाइम पर हम लोग बच्चों के एजुकेशन पर फोकस नहीं करेंगे तो उसकी लाइफ फिर जिस तरीके से बाकी की चल रही वैसी चलने वाली है। अगर हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बच्चों के एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करें और उनकी फिक्र करें। और दूसरी बात यह है कि हम लोग लड़कों पर तो बहुत ध्यान देते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग लड़कों के एजुकेशन पर तो बहुत ध्यान देते हैं, पूरा पैसा खर्चा कर देते हैं, ये कर देते हैं, लेकिन लड़कियों के एजुकेशन पर नहीं ध्यान देते। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जितना ही लड़कियों के एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, उतना ही लड़कियों के एजुकेशन पर भी ध्यान दें। और अब ये दूसरा ये आता है कि हमारे पास जो एजुकेशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आसिम यहाँ पर 10वीं तक उर्दू में पढ़ा हुआ है, मैं उर्दू तक पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद भी यूपीएससी के लिए कितना खर्चा है, महीने का 4000 रुपया, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्लासेस आपको फ्री में मिलते हैं, जुडिशियल में तो उससे भी 0 है। हमारे पास वकील ही नहीं है, क्योंकि हम लोग एजुकेशन में जाते ही नहीं।
नहीं है, 12 का ड्रॉप आउट बन गया, छोटा सा मैकेनिक और घर चल रहा है, इस तरीके से लाइफ निकाल रहा है। तो अपने जो अप्रोच है यहाँ पर, मैं वालिदैन जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो असातिज़ा हैं, ये जो ट्रायंगल है ना, वालिदैन, स्टूडेंट्स और असातिज़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ आसिफ के आप इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं, उसको मुबारकबाद देने के लिए आए हुए हैं, लेकिन यहाँ से अपना एक ज़हन बना कर उठें कि हम आगे अपने बच्चों पर, अपने स्टूडेंट्स पर इतनी मेहनत करेंगे कि वो आगे चलकर आसिफ जैसा ही बने। तो ये एक फिक्र दे रहा हूं मैं, एक आप लोग, मैं चाहता हूं कि आप ये फिक्र लेकर उठे और इसको कंटिन्यू करें। आसिफ निकल गया, अब ऐसा ना हो कि हर 15 साल बाद या 10 साल बाद दूसरा रिजल्ट आए, हर साल बुलेरा, नंदुरबार, जलगांव, यहाँ से रिजल्ट आना चाहिए। तो एक यही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह।